गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 466 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं बताइए? डोडो, पैसेंजर पिजन और क्वांगा। डोडो का तो पता ही होगा आपको, ठीक है। डोडो विलुप्त हो चुका है, क्वांगा विलुप्त है, पैसेंजर पिजन सारे के सारे विलुप्त हैं। विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट, IUCN की रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट है। तो हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रजातियों में जो है कुछ उदाहरणों में देखा जाए तो डोडो मॉरिशस का था ये, ठीक है, क्वांगा अफ्रीका का, और थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, और बाकी 3 उपप्रजातियाँ बाली, जावा और कैस्पियन जो हैं सम्मिलित हैं, विलुप्त हो चुके हैं। विगत 20 वर्षों में जो है 27 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 500 वर्ष में कई प्रजातियाँ जैसे कि स्टेलर्स, सी काऊ, पैसेंजर पिजन आदि मानवों द्वारा अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण विलुप्त हुई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियों का उदाहरण है? इम्पोर्टेंट है पीसीएस के लिए ये। एक्स-सीटू कंजर्वेशन पद्धति और इन-सीटू कंजर्वेशन पद्धति। एक्स-सीटू संरक्षण या इन-सीटू संरक्षण, तो इनके अंतर्गत क्या क्या आता है सब आपको पता होना चाहिए कि वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व किसके अंतर्गत आते हैं, बोटेनिकल गार्डन किसके अंतर्गत आते हैं, नेशनल पार्क किसके अंतर्गत आते हैं, सीड बैंक, बीज बैंक, ये सब पूछ लिया जाता है। तो वनस्पतिक उद्यान हो गए और जंतु उद्यान हो गए, ये दोनों के दोनों एक्स-सीटू संरक्षण विधियों के अंतर्गत आते हैं। तो ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर नेशनल पार्क होता तो वो इन-सीटू के अंतर्गत है, ठीक है। तो देखिए इन-सीटू संरक्षण विधियों के उदाहरण हैं जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र। इन-सीटू की बात हो रही है, अभी एक्स-सीटू नहीं। इन-सीटू के अंदर जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र और आते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, अभ्यारण्य आते हैं और पवित्र उपवन आते हैं। एक्स-सीटू संरक्षण विधियों के अंतर्गत या एक्स-सीटू कंजर्वेशन पद्धति के अंतर्गत जंतु उद्यान, ठीक है, वनस्पतिक उद्यान और वन्य जीव सफारी पार्क आते हैं। निम्नलिखित में से किन स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी हो सकते हैं? ज्वालामुखी, उद्गार, दलदल और महासागरों में प्लवक, ये सभी हैं, ठीक है। 1 2 3 मतलब ABC तीन हो जाएगा, डी होगा इसका आंसर। तो देखिए अम्लीय वर्षा के प्राकृतिक कारण हैं ज्वालामुखियों, दलदलों और महासागरों के प्लवकों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। देखिए हालांकि अधिकांश अम्ल मानव गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन से विद्युत का उत्पादन, जो वायुमंडल में SO2 के लगभग 70% भाग का उत्पादन करता है, और यह एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है बल्कि यह मानव जनित स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कृषि पद्धतियों से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अंतर फसली पद्धति में एक ही भूखंड पर एक साथ विभिन्न फसलों को उगाना सम्मिलित है। मल्चिंग फसल अवधि के मध्य फलीदार फसलों की कृषि पद्धति है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, बताइए। ये दूसरा वाला गलत है, ठीक है, पहला वाला करेक्ट है। क्योंकि पहला करेक्ट है तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो अंतर फसली मतलब इंटरक्रॉपिंग पद्धति से ऐसा है कि एक ही भूखंड पर एक साथ विभिन्न फसलों को उगाना, यह उपज में वृद्धि करती है और अजैविक आघातों के उच्चतम उपयोग को संभव बनाती है, जैसे सूर्य का प्रकाश और जल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है किसी क्षेत्र पर वर्षा के रूप में प्राप्त होने वाले जल की कुल मात्रा को वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्षमता कहा जाता है। दूसरा है कुल प्राप्त जल में से प्रभावी ढंग से उपयोग किए जा सकने वाले जल की कुल मात्रा को वर्षा जल संचयन उपलब्धता यानी रेन वाटर एंडाउमेंट कहते हैं। ये दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है, उल्टा फुल्टा कर रखा है, डी है इसका आंसर। तो देखिए वर्षा जल संचयन क्षमता से आशय जल की उस मात्रा से है जिसका कोई, ठीक है, जिसका किसी क्षेत्र में प्राप्त
कुल वर्षा जल में से प्रभावी ढंग से संचय किया जा सकता है, जबकि वर्षा जल संचयन उपलब्धता से आशय किसी क्षेत्र को वर्षा के रूप में प्राप्त जल की कुल मात्रा से है। पढ़ लीजिएगा उसको 2 बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी द लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी की मुख्य अवधारणा है? द लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी की मुख्य अवधारणा क्या है? पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से अधिक संसाधनों के बढ़ते उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता। ठीक है, पहला ही है। विगत कुछ वर्षों में, ठीक है, मनुष्य ने अपने संसाधनों का दोहन या इस पृथ्वी के संसाधनों का दोहन इतनी तीव्र गति से किया है कि उनका पुनर्भरण करने में भी पृथ्वी स्वयं को असहाय महसूस करती है। देखिए, द लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी वर्ष 1972 में 1972 में प्रकाशित एक पुस्तक है, जिसमें सीमित संसाधन आपूर्तियों के साथ, ठीक है, चर घातांकीय दर से बढ़ती जनसंख्या और आर्थिक क्रियाओं के आपसी संबंधों का कंप्यूटर मॉडल द्वारा सिमुलेशन किया गया था और इसका वित्त पोषण फॉक्सवैगन फाउंडेशन द्वारा किया गया तथा इसे क्लब ऑफ रोम द्वारा अधिकृत किया गया। यह पुस्तक इंगित करती है कि पर्यावरण अपनी वहन क्षमता से अधिक संसाधनों के बढ़ते उपयोग का समर्थन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। समस्थापन यानी होम्योस्टेटिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, होम्योस्टेटिस एक प्रक्रिया है, ठीक है, यह परिवर्तनशील बाह्य पर्यावरणीय स्थितियों के बावजूद किसी सजीव के आंतरिक वातावरण की स्थिरता के अनुरक्षण को संदर्भित करता है। केवल स्तनधारी समस्थापन मतलब होम्योस्टेटिस बनाए रखने में सक्षम होते हैं क्या? गलत है, पक्षी भी तो कर सकता है, केवल पहला ही सही है। क्योंकि पहला सही है तो इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो देखिए, विभिन्न बाह्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के बावजूद किसी जीव के आंतरिक वातावरण की स्थिति को बनाए रखना समस्थापन यानी होम्योस्टेटिस कहलाता है। कुछ जीव कुछ शारीरिक क्रियाओं, ठीक है, जो शारीरिक तापमान, परासरणी सांद्रण इत्यादि को नियत बनाए रखती हैं के माध्यम से समस्थापन को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, देखिए, सभी पक्षी और स्तनधारी जीव तथा कुछ कशेरुकी भी और अकशेरुकी प्रजातियां वास्तव में इस प्रकार के नियमन, ठीक है, में सक्षम होती हैं। यानी होम्योस्टेटिस जैसे ऊपर लिखा था केवल स्तनधारी करते हैं, तो गलत है। स्तनधारी भी करते हैं, पक्षी वर्ग भी करता है, वर्टिब्रेट भी करते हैं, इनवर्टिब्रेट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में पवित्र उपवनों को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित किया जा सकता है। बताइए कौन सा चारों में से? भारत में पवित्र उपवनों को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित किया जा सकता है ऐसे वनखंड जिसमें स्थित सभी वृक्षों और वन्य जीवों को पूजनीय माना जाता है और उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का अपना जो है इतिहास रहा है, पता होगा आपको, जीएस पढ़ी होगी आपने, हिस्ट्री, जिसमें प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया जाता रहा है और अनेक संस्कृतियों में वनों के कुछ क्षेत्रों को पूर्णतः अछूता रखा गया है तथा उनमें स्थित वृक्षों और वन्य जीवों को पूजनीय माना जाता है और उन्हें पूर्ण संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है। मेघालय के खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ हो गई, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट क्षेत्र हो गए और मध्य प्रदेश का सरगुजा हो गया, चंदा और बस्तर क्षेत्रों में ऐसे पवित्र उपवन जो हैं वो पाए जाते हैं। मेघालय में दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों की विशाल संख्या के लिए ये पवित्र उपवन ही अंतिम आश्रय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मेघालय के भारी वर्षा वाले वन, गहरे महासागरीय गर्त, वेगवती धाराएं और उबलते गर्म झरने उदाहरण है किसका? पर्यावासों का, परिमंडलों का, इकोटानों का या समष्टियों का? बताइए। मेघालय के भारी वर्षा वाले वन, गहरे महासागरीय गर्त, वेगवती धाराएं और उबलते गर्म झरने किसका उदाहरण है? पर्यावासों का उदाहरण है। अलग अलग पर्यावास है, ठीक है। कोई जीव रेगिस्तान में रहता है, कोई जीव पानी में रहता है,
ठीक है, कोई उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, कोई उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, कोई शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। देखिए, प्रत्येक वायु में व्याप्त क्षेत्रीय और स्थानीय विभिन्नताएं जीवन के विभिन्न प्रकारों को आश्रय प्रदान करती हैं। जीवन न केवल कुछ अनुकूल वास स्थलों पर बल्कि अत्यंत चरम और कठोर दशाओं वाले स्थलों पर भी पनपता है, चाहे वो झुलसते हुए राजस्थान के मरुस्थल हों, मेघालय के भारी वर्षावन वाले क्षेत्र हों, गहरे महासागरीय गर्त हों, वेगवती धाराएं, ठीक है, या फिर सदैव बर्फ से ढकी हुई भूमि वाले ध्रुवीय क्षेत्र हों, उच्च पर्वत शिखर हो, उबलते गर्म झरने हों तथा दुर्गंध युक्त कंपोस्ट गर्त आदि जो है सभी स्थानों पर जीवन पनपता है। आपके पेट के अंदर जो आंत हैं उनमें भी जीवन पनपता है, ठीक है, उनमें भी सूक्ष्म जीवों की सैकड़ों प्रजातियों का आवास है। इकोलाई बैक्टीरिया तो आपके पेट के अंदर ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नहीं है? प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण है? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, सारे के सारे। तो जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण नाइट्रोजन चक्र भी है, कार्बन चक्र भी है, ऑक्सीजन चक्र भी है, तो सारे के सारे हैं, इसलिए डी है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल कई प्राकृतिक चक्रों में से एक है जिसके तहत संरक्षित पदार्थों का पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों में प्रवाह होता है। चक्रण के मुख्य रासायनिक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण PAR के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखते हैं कौन सा सही है, पढ़ लेते हैं पहले इसको। देखिए, यह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की परास के विद्युत चुंबकीय विकिरण का भाग है। संपूर्ण जीव जगत का संचालन बनाए रखने के लिए पौधों द्वारा कम से कम 80 से 85% PAR अवशोषित किए जाने की आवश्यकता होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण गलत है। PAR मतलब प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण के अनुसार परिवर्तित होता है, मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, ठीक है, और अक्षांश एवं दिन के समय के आधार पर अलग अलग होता है। बिल्कुल, तो ए और सी इसका करेक्ट हो गया, बी इसमें गलत हो गया, बी इसमें गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। तो प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जिसका हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, और तकनीकी रूप से इसे 400 से 700 नैनोमीटर की वर्णक्रम परास, ठीक है, वर्णक्रमीय परास वाले विकिरण के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्णक्रमीय परास मतलब जो दृश्य प्रकाश की परास है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यह हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है जिसमें 80 से 90% गैसीय अवस्था वाली मीथेन पाई जाती है, और यह सीसा लेड रहित और वायु से हल्की होती है। क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त नाम है, CNG का संक्षिप्त नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है जिसमें 80 से 90% तक गैसीय अवस्था वाली मीथेन यानी CH4 शामिल होती है। लेड नहीं होता CNG में, और हानिकारक उत्सर्जनों में कमी लाती है CNG का एक अन्य लाभ यह भी है कि यह ल्यूब्रिकेंट ऑयल की सक्रिय अवधि का विस्तार करती है। देखिए, CNG वाहन जो होते हैं वो पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में 40% तक कम नाइट्रस ऑक्साइड निकालते हैं, 80% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकालते हैं और 25% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। यह एक सुरक्षित ईंधन है और वायु से हल्की होती है CNG। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, यह मृदा में प्रदूषकों की विषाक्तता का निराकरण करने हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। यह तेल रिसाव को हटाने में प्रयुक्त एक तकनीक है। तेल के रिसाव को तो हटा सकती है, पहला भी सही है, तो दोनों के दोनों सही हो गए, डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, सूक्ष्म जीवों जैसे जैविक अभिकर्मकों का जो है पर्यावरणीय क्षति के सुधार और पुनः प्राप्ति में जो है अनुप्रयोग किया जाना ही
जैवोपचारण मतलब बायो रेमेडिएशन कहलाता है। इसे जैव उपचार या जैव सुधार भी कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। देखिए दूसरे शब्दों में जैवोपचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग दूषित माध्यमों के उपचार के लिए किया जाता है और इन माध्यमों में जल, मृदा और उपसतही पदार्थ सम्मिलित होते हैं। देखिए उपचारण की यह प्रक्रिया सूक्ष्म जीवों के विकास को प्रोत्साहित करने एवं लक्षित प्रदूषकों को निम्नीकृत करने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन करके संपन्न की जाती है। जीवाणुओं का उपयोग करके समुद्री सतह पर, ठीक है, एक चीज़ छूट गई है, समुद्री सतह पर फैले हुए तेल के रिसावों को हटाना जैवोपचारण का एक उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। शीत निष्क्रियता मतलब हाइबरनेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह जीवों के तनावपूर्ण पर्यावास से अधिक अनुकूल क्षेत्र में अस्थायी स्थानांतरण को संदर्भित करता है। यह स्थानांतरण लिखा है। शीत निष्क्रियता के दौरान जीव के शरीर का तापमान बढ़ता है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता उपभोक्ताओं द्वारा नवीन कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गलत है सी। ये भी गलत है, शीत निष्क्रियता के दौरान तापमान थोड़ी बढ़ता है शरीर का। यह जीवों के तनावपूर्ण पर्यावास, ऐसा कुछ नहीं है कि तनावपूर्ण पर्यावास से छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, वो तो जाते हैं गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, कोई भी सही नहीं है इसमें। डी है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, और एक होती है उपरति, पर्यावरण के अजैव घटकों के प्रति जीवों की जो है निलंबित अनुक्रिया के रूप में है। देखिए शीत निष्क्रियता की बात करें तो शीत निष्क्रियता या शीत निंद्रा और ग्रीष्म निष्क्रियता जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आगमन से संबंधित नहीं है, बल्कि जीवों का कुछ समय के लिए पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करने से विरत होना है, ठीक है। जैसे कि शीत ऋतु के दौरान भालू जो है शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, जबकि कुछ घोंगे और मछलियां जो है ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं, ठीक है। तो स्थानीय परिवर्तन नहीं होता है इसमें, ठीक है, याद रखिएगा, स्थानीय परिवर्तन नहीं होता है इसमें। ये जीवों के प्रवास के स्वरूप नहीं है, ठीक है, जीवों के प्रवास का स्वरूप नहीं है। मतलब भालू जो है शीत निष्क्रियता में चले जाता है, मतलब सो जाता है खा पी कर लंबे समय के लिए, ठीक है। वो कब करता है? वो ऐसा शीत ऋतु में करता है। देखिए वास्तविक शीत निष्क्रियता के दौरान जीव के शरीर का तापमान कम हो जाता है, ठीक है, बढ़ता नहीं है, किंतु बाह्य वातावरण से अधिक रहता है। साथ ही उनके श्वसन और हृदय स्पंदन की गति भी धीमी हो जाती है शीत निष्क्रियता में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अंतिम प्रश्न है ये। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में इसकी सांद्रता में वृद्धि होती है, ठीक है। इसकी सांद्रता प्रत्येक मौसम और प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग है। इसमें आपतित और निर्गमित दोनों विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण यह पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस को वर्णित करता है? बताइए, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, इसको तो पहला एलिमिनेट करिए। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा वेपर प्रेशर यानी जलवाष्प, सी। तो जलवाष्प जो है सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, किंतु इसका वातावरणीय जीवन काल जो है बहुत कम होता है, लगभग 10 दिन का होता है। देखिए जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा जो है वो घटती जाती है। उष्ण और आर्द्र कटिबंधों में ही वायु के आयतन का लगभग 4% हो सकती है, ठीक है, जबकि ध्रुवों जैसे शीत और मरुस्थल जैसे शुष्क प्रदेशों में जो है जलवाष्प वायु के आयतन के 1% से भी कम होती है। देखिए इस ग्रीन हाउस गैस की एक अद्वितीय विशेषता यह है कि यह आपतित और निर्गमित दोनों सौर विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो ये 15 प्रश्न थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के
एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के कुछ बड़े स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आई हो उसको पॉज मारना, 2 से 3 बार रिवीजन करना, क्योंकि थोड़ा तीव्र गति से चलना पड़ता है, वरना एक छोटा सा 15 क्वेश्चन का टेस्ट आधे घंटे का हो जाएगा। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, शीत निष्क्रियता, ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन पद्धति, एक्स सीटू कंजर्वेशन पद्धति, ये रिपीटेशन इनका होता जाता है, पता है, साल दर साल। एक आध साल अगर बीच में एग्जाम ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वरना इनसे प्रश्न बनते ही हैं हर बार। ठीक है, इनको याद रखना। धन्यवाद।